आपको हमने पिछले लेक्चरों में समझाया दर्पण, परावर्तन और अपवर्तन। तो कुछ बच्चे मैसेज के रूप में दिए हैं कि सर परावर्तन नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने परावर्तन सबसे पहले ही लेक्चर में पढ़ाया बेटा। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब करें और पहले लेक्चर से ही आप वीडियो को देखें, उसको पढ़ें, जानें और समझें, ठीक है ना। तो जब क्रमबद्ध आप मैटर नोट कर लोगे अपने कॉपी पर तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब पीछे के दिन आप छोड़ देते हो, आगे वाला आप नोट कर लेते हो तो छूट जाता है, तो बाद में कहते हो कि सर उसको बताया नहीं। तो सारे लेक्चर जो है वो क्रमबद्ध ढंग से बेटा बताए गए हैं, ठीक। तो आज हम आपसे बात करेंगे क्रांतिक कोण एवं पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए, ठीक है ना। तो देखो ये फिनोमिना बेटा किस टाइप की है, परिघटना जिसको कहते हो हिंदी में, वो किस टाइप का है कि अगर हम प्रकाश की किरण को सघन से विरल माध्यम में ले जाते बेटा, कहाँ ले जाते, सघन से विरल माध्यम में। तो नीचे आपका सघन माध्यम है और ऊपर क्या है, विरल माध्यम, ठीक। जब हम प्रकाश किरणों को सघन से विरल माध्यम में ले जाते हैं बेटा, एक विशेष कोण की बात करें कि ऐसा कोण जिस पर I1 इंसिडेंट एंगल है, आपतन कोण बोलते हैं, C एक माना हुआ कोण है बेटा, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक। तो जिसके लिए विरल माध्यम में बेटा ये किरण जो है अपवर्तित किरण सीधे उसी प्लेन के समांतर हो जाए, ठीक है ना, और अभिलंब से कोण कितना बनाए, 90 डिग्री बनाए। अभिलंब के साथ कोण कितना ट्रेस करे, 90 डिग्री। तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे विशेष कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं बेटा, क्रांतिक कोण। तो देखिए जरा इसके लिए इसका परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे कहीं, क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, इस विशेष कोण को, इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक। तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान बेटा जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे विशेष कोण के मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आप देख सकते हो I क्या है, C और R का मान कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आप सूत्र लगा बेटा साइन I बटे साइन R, स्नेल के नियम से। अब प्रकाश किरण बेटा माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है ना, ये माध्यम 1 है, मीडियम फर्स्ट बोलते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, मीडियम सेकंड। तो 2 से 1 में प्रकाश जा रहा है, इसलिए क्या लिख देंगे, 2n1, I का मान रखेंगे आप C और सीधे नीचे हो जाएगा 90 डिग्री।
तो देखो बेटा 2n1 है, तो उस दिन हमने आपको उत्क्रमणीयता समझाया था कि अगर इसको 1n2 लिखें तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये और ये एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो sin 90 का मान कितना हो जाएगा 1 और बराबर 1/1n2 और sin c इक्वल टू 1/1n2 या c बराबर sin पक्षांतर करेंगे बेटा sin इनवर्स 1n2। तो कई किताब वाले बेटा 1n2 को n भी मान लेते हैं। क्या लिख सकते हैं 1n2 बराबर अगर n लिख दें तो c इक्वल टू sin इनवर्स 1 बाई क्या हो जाएगा। ये कोण जो है वो क्रांतिक कोण है। बोर्ड में कई बार इसकी डिफिनीशन पूछी गई है, इस पर प्रॉब्लम भी आता रहता है, ठीक है ना। आगे आपको यही चीज बारहवीं में भी मिलेगा पढ़ने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है ना। तो क्रांतिक कोण आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि विरल है, सघन माध्यम है। अब हम प्रकाश विरल सघन में नहीं ले जा रहे, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में ले जाएं और इतने कोण पर आपतित कराएं, ये आपतित किरण है बेटा कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आपतन कोण के इस खास मान को, इस विशेष मान को क्या कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक। R इक्वल टू सी, R इक्वल टू 90 डिग्री। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि sin I बटे sin R बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। तो प्रकाश किरण जो है वो माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है, इसलिए लिखते क्या है 2n1। क्या लिखते हैं 2n1। अब 2n1 को 1n2 लिखेंगे तो रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उल्टा है, इसको हम 1/1n2 लिखेंगे। ये sin c अपॉन sin 90 है r की वैल्यू, sin 90 का मान 1 हो, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। तो sin c इक्वल टू 1/1n2 और c इक्वल टू निकालेंगे तो sin पक्षांतर कर दें, या जो लोग नहीं समझ पाते हैं इतना ही याद कर लेंगे तो पर्याप्त है, ठीक। sin इनवर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे sin इनवर्स 1/1n2। बहुत लोग 1n2 को n मानते हैं कई किताब वाले, तो बेटा हम इसको c इक्वल टू sin इनवर्स 1/n भी लिखते हैं। ओके, ठीक। तो अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे जो इसी से लगा हुआ है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखते हैं ये परिघटना कैसी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ओके, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को देखो बेटा, जिसके तमाम विशेष परिणाम निकलते हैं। आप लोग देखते होंगे कि रेगिस्तानों में मरीचिका हमको दिखाई पड़ती है ना, कि काफी दूर पर कोई, अगर हम देखें डामर वाली रोडों पर तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे पानी बरस के निकला हुआ है, ठीक है ना। रेगिस्तानों में देखें तो हमें छाया पेड़ के आकार की दिखाई पड़ती है। ठंडे प्रदेशों में देखें कि अगर समुद्र या किसी जल की सतह पर कोई नौका तैर रही है तो आकाश में लटकी हुई समझ में आती है। कांच में दरारों का चमकना है, हीरे की चमक है, सब एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के परिणाम है। तो आइए देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। ओके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी कर लेंगे, बोर्ड में आता रहता है, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप लोग देखो बेटा, ये माध्यम को अलग करने वाला पृथक्कारी तल है, सेपरेशन प्लेन बोलते हैं आपको ना। माध्यम में आपने एक परिकल्पना किया अभिलंब की ना, ये नॉर्मल है, अभिलंब जिसको आप बोलते हैं। अब देखो जरा कि आपने कोण को
देखा कि अगर हम I इक्वल टू सी पर कोण पर डालते प्रकाश ना, I इक्वल टू सी पर डालते तो प्रकाश की किरण ऐसे आती सीधे निकल जाती, कितना कोण बनाते हुए जाती है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधे इधर निकल जाती है। लेकिन अगर हम इसी कोण को बढ़ा दें बेटा, थोड़ा सा और बढ़ाएं इसी कोण को, जब I इज ग्रेटर देन सी, कि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक थोड़ा बढ़ाते हैं बेटा, अब देखो कौन सी परिघटना यहाँ दिखाई पड़ती है, किसी कोण को थोड़ा इस कोण से बड़ा कर दीजिए, तो यहाँ I इज ग्रेटर देन सी, यानी जितना कोण यहाँ आपने लिया आपतन कोण का मान, उससे थोड़ा अधिक बढ़ाते हैं और देखते हैं परिघटना हमें किस टाइप से दिखाई पड़ती है बेटा। देखो तो जो किरण इधर से जा रही तो वो किरण और थोड़ा नीचे से बेंट होकर के चली जाएगी, मींस जब प्रकाश जिस माध्यम से जा रहा है अगर उसी माध्यम में वापस लौटता तो उसको आप परावर्तन कहते थे। क्या नाम देते थे? परावर्तन। इसलिए नाम पड़ गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूरे का पूरा प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करता हुआ पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आइए इसकी डिफिनेशन आप लोग कहीं कॉपी पर नोट कर लेंगे बेटा, और इसको याद भी कर लीजिए आप लोग, ठीक। तो सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को जैसे ही सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को जैसे ही थोड़ा और अधिक बढ़ाते हैं, थोड़ा और अधिक बढ़ाते हैं, माने I इज ग्रेटर देन सी, क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा और अधिक बढ़ाएंगे तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करता हुआ, तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करता हुआ पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखो बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपने समझा कि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को जैसे ही थोड़ा और अधिक बढ़ाते हैं, माने क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाते हैं, I इज ग्रेटर देन सी यहाँ लिखा हुआ है बेटा, तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करता हुआ पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना के तमाम रिजल्ट निकलते हैं। आपको मैंने बताया बेटा, रेगिस्तानों में मरीचिका दिखाई पड़ती है, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। कांच में जो दरारें हैं वो चमकती हैं, और हीरे में भी अपनी भी एक विशेष चमक होती है। वो इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का क्या है? परिणाम। ठीक, चलिए।
तो बेटा देखिए कुछ न्यूमेरिकल है ना, कुछ दर्पण के भी प्रॉब्लम करवाते हैं हम आपको, कुछ अपवर्तन की घटना के भी प्रॉब्लम करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा 20 सेमी फोकस दूरी के 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी दूर 15 सेमी क्या 25 ले लेते, तो 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी दूर कोई वस्तु रखी गई है। 25 सेमी दूर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक। ना तो उसके प्रतिबिंब की विवेचना करना है आपको, ठीक है ना बेटा, कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की क्या बताएंगे, स्थिति बताओ। तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए बेटा आप देखियो कि सारी दूरियां अवतल दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं, या दर्पण कोई भी हो ध्रुव से नापते हैं। तो फोकस दूरी देखें तो फोकस दूरी -20 सेमी होगी बेटा, चिन्ह सही लिखी जाएगी ना, कि अवतल दर्पण है, यह देखिए, ठीक। तो अवतल दर्पण के सामने आपने वस्तु को कहाँ रख दिए, 25 सेमी दूर, मान लो ये वस्तु है, ठीक। कितनी दूरी पर रखा है आपने, 25 सेमी, ठीक। अब ये है दर्पण की फोकस दूरी बेटा, दर्पण का फोकस यहाँ कहीं है, तो दर्पण का फोकस कितना है, 20 सेमी। तो दर्पण की दूरियां कहाँ से नापते हो, ध्रुव से। तो किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी नापते हो उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखोगे, तो फोकस कितना हो गया, माइनस। अब ये वस्तु की दूरी है बेटा, तो u को अगर हम चिन्ह सही लिखें तो u बराबर -25 सेमी, क्योंकि यह किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी नापी जाएगी उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे आप। कैसे लेंगे बेटा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। u निगेटिव हो गया, v निगेटिव हो गया। अब v ही हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि हमने आपको एक दर्पण के लिए फार्मूला लिखाया कि 1/f = 1/v + 1/u, ठीक। इस सूत्र में मान रखेंगे बेटा 1/-20 और 1/v + u की जगह -25 लिख दोगे ना, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, इस माइनस को हम अंश में लगा देते हैं बेटा, 1/v - 1/25। तो -25 को इधर ले आएंगे ना, 1/v - 1/20 + 1/25। तो बेटा आप देखो इधर, इसके बाद यहाँ हम लिखते हैं 1/v = तो 25 और 20 का एलसीएम ले तो 50 हो जाएगा, ठीक। 50 है, इसका आप एलसीएम निकाल लें 20 और 25 का, देखते हैं। 20 और 25 का, तो 5 × 20 और 5 × 5 = 25 और 4 यहीं रहेगा, कट जाएगा ना, तो 4 से ही कटा दो, या 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 × 5 = 25, दूनी 50, दूनी 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ एलसीएम 100। तो 20 × 5 = 100 बेटा, -5 प्लस और 25 चौका 100, ठीक है ना। तो चिन्ह सहित लिखना है, तो चिन्ह का विशेष ध्यान देना। 5 में 4 घटेगा तो -1/100, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 3 गुणा ना,
-100 सेमी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। बेटा माइनस का मतलब होता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, तो आप लिख दोगे कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितना 100 सेमी दूरी पर वास्तविक बनेगा। ऐसा प्रतिबिंब बनेगा बेटा वास्तविक बनेगा। ठीक, तो बेटा आप समझ सकते हो कि भाई फोकस है तो फोकस ध्रुव से इधर दूरी नापोगे तो इसको हम एफ चिन्ह के साथ लिखेंगे। एफ कितना दिया गया है बेटा आपका -20। आप प्रतिबिंब का आकार अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ से किरण आ रही है, ये किरण फोकस से आएगी निकलेगी, ठीक है ना। और जो किरण बेटा प्रकाशिक केंद्र से अगर दर्पण पर पड़ती है तो उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है, ठीक है ना। और जो किरण फोकस से होकर के जाती है दर्पण पर पड़ती है वो आग करके कहीं दूर काटती है। ये इसका इमेज है, ये प्रतिबिंब है। क्या है ये प्रतिबिंब है। और ये क्या है वस्तु। तो अगर आप किरण आरेख खींचना चाहें तो किरण आरेख बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो दर्पण पर प्रॉब्लम है, बोर्ड में एक प्रॉब्लम दर्पण का कोई न कोई जरूर पूछा जाता रहता है, इसको अपना तैयार कर लीजिए। दूसरा है जो अपवर्तनांक से रिलेटेड है ना। तो अपवर्तन की परिघटना आपने समझा कि ये प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग बदल जाता है, ठीक है ना बेटा। तो आप देख रहे हो कि अपवर्तनांक हमें दिया है, कांच का अपवर्तनांक n लिखो या ANG भी कुछ लोग लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान कितना दिया है 1.5। ओके, प्रकाश की चाल वायु में है बेटा तो इसको आप C लिख दो। न समझ पाओ तो इसको हम V1 भी मान सकते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो आप एक चीज और समझ सकते हो बेटा यहाँ पर कि दूसरे माध्यम में हमें क्या चाहिए प्रकाश की चाल चाहिए। तो V2 आपको अननोन है, V2 निकालना है। तो आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती थी, अपने मार्ग से क्या हो जाती है विचलित। तो पहले माध्यम दूसरे माध्यम में सापेक्ष अपवर्तनांकों के लिए हमने एक सूत्र लिखाया था कि sin r बराबर V1/V2 बराबर 1n2 या जो भी कुछ आप लिख पाए दोनों सही है, ठीक है ना। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का क्या है अपवर्तनांक है। तो बेटा हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमें I और R तो दिया नहीं है, हम इनको इक्वेट करेंगे। सिंस V1/V2 बराबर कितना m कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका अनुपात किसके बराबर है माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर है। तो इसकी वैल्यू आप रखोगे, देखो n का मान दिया है 1.5। V1 है आपके पास, V1 प्रकाश की चाल वायु में होता है, तो हम इसको पक्षांतर करेंगे, ये आ जाएगा नीचे आपको। ओके, आप यहाँ देख सकते हो क्या इसी चीज को कि V2 = 3 × 10⁸ तो V2 = आएगा तो यहाँ से 30/15 × 10⁸, ठीक है। तो V2 = 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग बदल जाता है। तो वेग बदल गया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो था वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, तो आप लोग की बुक में बेटा इसी टाइप की कई प्रॉब्लम होंगे जो दर्पण से रिलेटेड है, अपवर्तनांक की घटना से रिलेटेड है। तो आप लोग प्रॉब्लम को करिएगा और उसको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहले आप सब्सक्राइब करिए, सीरियल वाइज जो भी लेक्चर हुए हैं बेटा परावर्तन से लेकर अब तक
तो आप सिस्टम से सूचीबद्ध करके उसको पढ़िए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ा है, हम एक एक चीज़ एक एक पॉइंट की बात करता हूँ बेटा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसको आप लोग तैयार कीजिएगा। ओके, थैंक्स।